BA फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री चैप्टर 8 वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड्स। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं इनकी संहिताएं, विभिन्न ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने पृथक पृथक ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य गद्य एवं पद्य दोनों में ही मिलता है। इस विपुल वैदिक साहित्य से हमें तत्कालीन समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं धर्म के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तत्काल वह वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल का मेन अर्थ है जिसमें हमें चार तो वेद मिले हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसलिए हम इसको वैदिक काल कहते हैं। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे आरण्यक, उपनिषद और कुछ संहिताएं हैं। और इन सबको पढ़ के हम क्या जान पाते हैं? इन सबको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उस समय की तत्कालीन समाज कैसा था, तब की राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी और उस समय किन धर्मों का या किस तरह से धर्म का पालन किया जाता था। सिंधु सभ्यता के विनष्ट होने के पश्चात सैंधव प्रदेश में आर्यों की नवीन सभ्यता का विकास हुआ। आर्यों की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन वेदों के आधार पर किया जाता है। अतः इस सभ्यता एवं संस्कृति को वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगर कभी ऐसे लिखने को आए कि वैदिक एवं वैदिक काल को वो करिए, परिभाषित कीजिए, इसकी डेफिनेशन दीजिए, तो आप इसे अपनी भाषा में बदल के लिख सकते हैं या एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान, ओरिजिनल होमलैंड और ऑफ आर्यंस। होमलैंड मतलब जो उनकी, जहाँ हमारा घर होता है ना, उस भूमि को बोलते हैं, हम निवास स्थान को बोलते हैं। भारत में आर्यों का आगमन संभवतः 1500 ईसा पूर्व में हुआ। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, इस प्रश्न पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। इस संबंध में विभिन्न मत निम्नवत हैं, मतलब कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। चलो उसको हम पढ़ लेते हैं। कौन सा विद्वान आर्यों का मूल स्थान क्या बताता है? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि सप्त सैंधव भारत है। ठीक है। पंडित गंगानाथ झा क्या कहते हैं? ब्रह्मर्षि प्रदेश भारत है, मतलब वो ब्रह्मर्षि प्रदेश के हैं। डॉक्टर राजवल्ली पांडे कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश भारत के हैं। आर्यों के मूल निवास की बात कर रहे हैं हम, ये भूल मत जाना। नंबर 4 है श्री LD कहल, ये कश्मीर भारत को उनका मूल स्थान बताते हैं, होमलैंड बताते हैं। नंबर 5 है श्री बाल गंगाधर तिलक, वो उत्तरी ध्रुव को यानी कि आर्कटिक प्रदेश को बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत को, और तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान बताते हैं। और डॉक्टर P गाइल्स, ये हंगरी यूरोप, ये कहते हैं कि जो आर्य थे वो यूरोप से आए थे, वो यूरोप में हंगरी उनका मूल निवास स्थान था, वो वहाँ से फिर भारत आए थे। पेनका महोदय कहते हैं कि उनका मूल निवास स्थान जर्मनी यूरोप में था और वो वहाँ से भारत आए थे। मच महोदय क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पश्चिम बाल्टिक समुद्र तट उनका होमलैंड था और वहाँ से भारत आए थे। नंबर 10 है गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग, ये कहते हैं कि दक्षिणी रूस, उनका जो मूल निवास स्थान था वो दक्षिणी रूस था। अब 11 है प्रोफेसर मैक्समूलर, ये क्या कहते हैं कि मध्य एशिया बैक्ट्रिया उनका मूल निवास स्थान है। उपर्युक्त वर्णित सिद्धांतों में प्रोफेसर मैक्स मूलर महोदय के मध्य एशिया सिद्धांत को सर्वाधिक विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है, ये आपको याद रखना है। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया ही उनका, मध्य एशिया जो बैक्टीरिया है उसको माना गया है। ठीक है, चलो। वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित भारत, इंडिया एज रिफ्लेक्टेड इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं धर्म को जानने के लिए हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटेंगे। पहला है ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल और दूसरा है वैदिक अथवा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल की जो पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इस विभाजन से हम यह भी समझ सकेंगे कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या क्या परिवर्तन हुए। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों
यथा सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई उसे हम वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और यहाँ से आप एक पॉइंट और समझ लीजिए, जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, ठीक है, और इसको ही हम वैदिक साहित्य में काउंट करते हैं या वैदिक काल में काउंट करते हैं। और उत्तर वैदिक काल में बाकी के तीनों हैं, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। राजनीतिक दशा, पॉलिटिकल कंडीशंस। ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक एज, इस समय कबीलाई यानी कि लोग कबीलों में रहते थे। कबीलाई संस्था के रूप में राजतंत्र का प्रचलन था। आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे जो पंच जन कहलाते थे। ऋग्वेद में दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है जो पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर भारत और 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह किस में मिलता है? ऋग्वेद में। इसमें भरतों के राजा सुदाश की जीत हुई थी। पराजित जनों में सबसे महान पुरु यानी कि जन थे। कालांतर में भरत एवं पुरुओं ने मिलकर एक नवीन शासक कुल कुरु बनाया। फिर कुरुओं ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। इस तरह से इनका विस्तार हुआ। ऋग्वैदिक काल में राजा निरंकुश नहीं होता था, उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। मतलब राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता था। वो जो कबीले के लोग होते थे, उसमें कुछ लोग होते होंगे, संगठन होते थे, उनकी सलाह लेनी पड़ती थी। हालांकि राजा होने लग गया था। कुछ प्रमुख कबायली संगठन, सभा, समिति, मतलब ये सारी चीज़ें भी होती थी, मतलब सभाएं होती थी, समिति होती थी। विदत एवं गढ़ थे, ये उनके अलग अलग हुआ करते थे। इनमें से सभा एवं विदत में महिलाएं भाग लेती थीं और उस समय पॉलिटिक्स में भी, संगठन में भी महिलाएं भाग लेती थीं। सभा एवं समिति काफ़ी महत्वपूर्ण थे। राजा भी समर्थन पाने के लिए इन पर आश्रित था। तो राजा को अगर कोई नया फैसला करना है, कोई नया चेंज करना है, तो इन लोगों से सलाह लेनी पड़ती थी और इनकी सहमति के बाद ही वो कुछ कर सकता था। मतलब वो इन पर आश्रित था, ये नहीं है कि जो उसका मन आया वो कर लिया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की कन्या कहा गया है। राजा को अपने जनों का गोप्ता यानी कि रक्षक कहा जाता था एवं कबीले के मवेशियों की रक्षा करता था। गायों की चोरी यहाँ विशेष रूप से होती थी। राजा का क्या काम होता था? अपने कबीले की रक्षा करना और उनकी मवेशियों की यानी पशुओं की, जो पालतू पशु होते हैं ना, उनको मवेशी बोलते हैं, उनकी रक्षा करना होता था। और गायों की चोरी यहाँ विशेष रूप से होती थी। मतलब उस जमाने में गाय को बहुत ही मूल्यवान, महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था, लेकिन लोग गाय चुरा लेते थे। गाय की चोरी बहुत कॉमन थी। चारागाह का अधिकारी ब्राजपति कहलाता था। चारागाह यानी जो मैदान होते हैं जिसमें घास उगी रहती है, जहाँ पे पशुएं चरते हैं, तो उसका एक अधिकारी होता था, मतलब उसका लॉर्ड होता था। उसका नाम, उसको हम बुलाते थे ब्राजपति, उसको ब्राजपति कहते थे। ग्रामीण एक छोटी सी कबायली टोली का मुखिया होता था। वो ग्रामीण बोलते थे गांव के टोली के मुखिया को। कबीलों के जो कबीले होते थे, उसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे ग्रामणी। परिवारों का प्रधान कुलप कहलाता था और जो परिवारों में सबसे बड़ा प्रधान होता था, सबसे मुखिया होता था, उसको बोलते थे कुलप। कालांतर में जब लड़ाकू टोली स्थिरवासी हुई तो ग्रामणी ही गांव का मुखिया बन गया एवं ब्राजपति कहलाया। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित थे। पुरोहित राजा को कर्तव्य का उपदेश देते थे। प्रतिफल स्वरूप यानी इसका परिणाम क्या होता था? कॉन्सिक्वेंटली गायों और दासियों को दक्षिणा स्वरूप पाते थे। मतलब गायों को दान में भी दिया जाता था और दासियों को दान में दिया जाता था। तो किसको मिलती थी वो? ये जो 2 महान पुरोहित थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ, इनको ये मिलते होंगे। पुरोहित के पश्चात सेनानी का स्थान था, जो पुरोहितों के बाद जो सबसे ऊंचा शायद स्थान था वो था सेनानियों का। सेनानी जो भाला, कुठार, तलवार आदि चलाना जानता था। और सेनानी वो वाले जो मतलब अपनी कला में बहुत कुशल हुआ करते थे, जिनको भाला चलाना आता है, कुठार चलाना आता है, तलवार चलाना आता है, उनको। राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित सेना है कि यही रहेगी हमारी। युद्ध की स्थिति में नागरिक सेना संगठित कर ली जाती थी। जब युद्ध की जरूरत पड़ती थी तो वहाँ के जो भी युवा नागरिक होते थे उनको सेना में भर्ती कर लिया जाता था, जिसका सैनिक कार्य संचालन ब्रात, गढ़, ग्राम और सर्द नाम से विदित विभिन्न कबायली टोलियाँ करती थीं। और ये कुछ इस तरह से बटा हुआ था। कुल मिलाकर कबायली ढंग का शासन था जिनमें सैनिक तत्व प्रबल था। वैसे कबायली था लेकिन सेना प्रबल होती थी, मतलब मजबूत होती थी। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर और प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली।
कर संग्रह करने वाले किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब शायद उस समय कर का चलन नहीं था, लोग टैक्स नहीं दिया करते थे। संभवतः प्रजा स्वयं स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती होगी, जिसे कि बलि यानी कि चढ़ावा कहते हैं। मतलब राजा के द्वारा कोई कर वसूल नहीं किया जाता था, लेकिन पब्लिक जो आम जनता थी, आम लोग थे, वो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जो भी उनके पास बचता था वो राजा को दान में दे दिया करते थे, जिसको कि वो चढ़ावा बोलते थे, बलि बोलते थे। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आते आते सभा एवं समितियों का महत्व कम हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई। देखते चलो, सुनते चलो क्या क्या परिवर्तन हुए। राजा का पद अनुवांशिक हो गया, यानी कि अब राजा का बेटा राजा बनेगा। राष्ट्र शब्द का अस्तित्व इस काल में मिलने लगा और फिर वो कबीलों से हटके क्या बन गए, राष्ट्र बन गए, यानी कि देश बनने लग गए। कर्मकांड के विधानों ने भी राजा को प्रभावशाली बनाया और कर्मकांड भी बढ़ गया थोड़ा सा। राजसूय, अश्वमेघ एवं वाजपेय यज्ञ राजा अपने बंधुओं के साथ करने लगा। यह यज्ञ राजा की बढ़ती शक्ति के सूचक थे। उत्तर वैदिक काल में नजराना का संग्रह प्रचलित हो चला था। संग्रहीता नामक अधिकारी इनका संग्रह एवं संचय करता था, मतलब नजराना देना पड़ता था। स्थायी सेना के स्थान पर अभी भी आवश्यकता पड़ने पर जवान भर्ती किए जाते थे और युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा एक ही थाली में रत्नियों के साथ भोजन करता था। सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एज। पूर्व वैदिक काल में परिवार एक बृहत इकाई थी जिसमें 3-4 पीढ़ियों के लोग रहते थे। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रियों के लिए 2 अलग अलग संज्ञाएं थीं, किंतु भांजों, भतीजों, पौत्रों, नातियों एवं चचेरे भाइयों के लिए एक ही संज्ञा यानी कि नेपत्र प्रयुक्त होती थी। बड़ी इकाइयों के तहत विश थे, जिसका अर्थ कुल अथवा संपूर्ण जनहित होता था। जन विश के रूप में विभक्त था। जन का संबंध कबीले से और विश का गोत्र से। विश ग्रामों में विभाजित थे। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ण का उदय संभवतः इसी विश से प्रतीत हुआ होता है, ऐसा लगता है कि इसी से हुआ है। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। वीर पुत्रों की कामना की जाती थी। ऋग्वेद में बेटी के लिए कहीं कामना नहीं की गई है। नारी ने उत्पादन क्रिया में कुछ भूमिका निभाई, जो कि दुहित्र एवं बुनाई जैसे क्रियाकलापों से स्पष्ट है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा भी प्रचलित नहीं थी, परंतु कुछ स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं पर निश्चित नहीं है। पर्दा प्रथा भी नहीं थी। विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। बताइए, कोई भी बुराइयां नहीं थी जो अभी बीच के समाज में हो गई थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और क्या था, पर्दा प्रथा, और विधवा विवाह हुआ करता था। ये सारी बसर तो बीच में फैली है। आर्य जब भारत में आए तब वे 3 श्रेणियों में विभक्त थे: योद्धा, अभिजात वर्ग, पुरोहित और सामान्य जन। चौथा वर्ग शूद्र ऋग्वेद काल के अंत में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। इस युग में व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण आरंभ हो चुका था, पर अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं था। वर्ण का प्रयोग रंग के अर्थ में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। उत्तर वैदिक कालीन समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो गया था: ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यागिक अनुष्ठानों की अधिकता के कारण पुरोहितों का महत्व बढ़ा। क्षत्रिय वर्ग का कार्य युद्ध में नेतृत्व एवं शासन करना था। वैश्य कृषि एवं पशुपालन में संलग्न थे। बाद में व्यापार भी करने लगे। उपर्युक्त तीनों वर्गों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। चतुर्थ वर्ण यानी कि शूद्र इस अधिकार से वंचित था एवं उसका कार्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था जटिल हो रही थी एवं वर्ण जन्म पर आधारित होकर पैतृक हो गया था। वर्ण के साथ ही इस काल में आश्रम व्यवस्था का भी प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद एवं चतुर्थ एवं अंतिम संन्यास आश्रम का उल्लेख जबाल उपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक कालीन समाज भी पितृ प्रधान था। स्त्री की दशा में गिरावट आई। स्त्री को अब जुआ एवं सुरा की श्रेणी में रखा जाने लगा। उपनयन संस्कार से वह वंचित रखी गई। अथर्ववेद, ऐतरेय, ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय संहिता में कन्या का जन्म दुख का कारण माना गया, परंतु इसके साथ साथ विश्ववारा
अपाला, घोषा, गार्गी एवं मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है। बाल विवाह नहीं होते थे। बहुविवाह एवं विधवा विवाह प्रचलित थे। अंतरजातीय एवं सजातीय विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह यानी उच्च वर्ण के व्यक्ति का शूद्र कन्या से एवं प्रतिलोम विवाह यानी निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की कन्या से प्रचलित थे। समाज का शेष जीवन जैसे खान पान, मनोरंजन, वस्त्राभूषण आदि ऋग्वैदिक काल के ही अनुरूप थे। मतलब कुछ चीज़ों में चेंज आया था, कुछ चीज़ें वैसी की वैसी ही थी। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशंस, ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक आर्य मूलतः पशुपालक थे। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर होती थीं। यहाँ तक कि पुरोहितों को दक्षिणा स्वरूप गाय दी जाती थी। गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। कालांतर में कृषि भी उनका प्रमुख व्यवसाय बन गया था। इनका एक अन्य व्यवसाय शिकार भी था। ऋग्वेद में पणि यानी कि व्यापारी शब्द का उल्लेख इस बात का सूचक है कि वे व्यापार भी करते थे, परंतु इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। विनिमय का मुख्य साधन यद्यपि गाय थी, तथापि सोने के टुकड़े अथवा जेवर का भी उल्लेख मिलता है, जिसे निष्क पुकारा जाता था। संभवतः यह एक निश्चित वजन का सोने का टुकड़ा था जिसका प्रयोग विनिमय के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः सोने तांबे का प्रयोग करते थे। अब है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था। इनका क्या था? पशुपालन, और इनका हो गया कृषि। लोहे के ज्ञान एवं उनसे बने हल में कृषि में क्रांतिकारी प्रगति हुई। अच्छा, वो लोग लोहा नहीं जानते थे, ऋग्वैदिक काल तक नहीं जानते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सीख गए थे। पशुपालन एवं शिकार भी किया जाता था। व्यापार के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। श्रेष्ठिन शब्द का बारंबार प्रयोग दर्शाता है कि संभवतः यह व्यापारिक संघ थे। कर्ज देना भी एक लाभदायक व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है एवं सूदखोर को कुत्सिदिन कहा गया है। व्यवसाय क्रमशः वंशानुगत हो रहे थे। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप को भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं, मतलब इनसे कुछ नाप तोल किया करते थे वे। विनिमय हेतु निष्क एवं शतमान नामक सोने के टुकड़ों का प्रयोग होता था। सिक्के का नियमित प्रचलन नहीं था। जल एवं थल दोनों मार्गों से आंतरिक एवं विदेशी व्यापार होता था। स्वर्ण एवं तांबे के अतिरिक्त इस युग में लोहा, टिन, चांदी, शीशा आदि धातुओं से भी परिचय बढ़ा। ये याद रखने वाली बात है। सोना, तांबा के अलावा लोहा, टिन, चांदी और शीशा ये नए धातु उन्होंने इजाद किए और इनसे वो इनका उपयोग करने लगे थे, इनसे परिचित हो गए थे। सारांशतः कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भौतिक जीवन अधिक विकसित था। उत्तरी गंगा घाटी में स्थायी रूप से बसकर यानी रहकर निवास करके कृषि के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ, पहले हम ऋग्वेद की पढ़ेंगे फिर उत्तर वैदिक की पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी, जिनमें अधिकांश प्रकृति तत्वों के प्रतीक थे और ये 3 श्रेणियों में विभाजित थे। पहला था भूमि यानी कि पृथ्वी। इसके प्रतीक क्या थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। दूसरा था वायुमंडल के प्रतीक। ये हैं इंद्र, वायु, मारुत, रुद्र और पर्जन्य। तीसरा है आकाश के प्रतीक। ये हैं वरुण, मित्र और सूर्य। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख इसकी प्रमुखता का सूचक है। इंद्र वर्षा का, मरुत तूफान का एवं वरुण को शक्ति एवं नैतिकता का देवता माना गया है। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन उच्च कोटि का था। यज्ञ एवं पशु बलि की प्रथा थी, मतलब पशुओं को बलि चढ़ाया जाता था। प्रकृति के तत्वों को मूर्त रूप प्रदान कर देवता के रूप में उपासना की जाती थी। उपासना हेतु विशेष रूप से पुरोहितों की आवश्यकता नहीं थी। स्त्री और पुरुष स्वयं ही धार्मिक अनुष्ठान कर लेते थे। ये ऋग्वैदिक काल की बात है। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। रिलीजियस लाइफ कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में अनेकानेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। यज्ञों का महत्व इस काल में अत्यधिक बढ़ गया था एवं उनका विधि विधान भी जटिल हो गया था, मतलब कर्मकांड कुछ ज़्यादा ही फैल गया था। यज्ञों को संपन्न करने के लिए पुरोहितों का आना अनिवार्य हो गया। इस काल में अश्वमेध, राजसूय एवं वाजपेय आदि यज्ञों का विकास हुआ। ऋग्वैदकालीन प्राकृतिक देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण आदि के स्थान पर त्रिदेव, अच्छा पहले ये प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 3 देव आ गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनका महत्व बढ़ने लगा। सृष्टि के रचयिता प्रजापति को उच्च स्थान प्राप्त हुआ। विष्णु को भी प्रधान यज्ञ पुरुष माना जाने लगा। पूषण जो पहले गौरक्षक देवता था अब शूद्रों का देवता बन गया। पशुओं का देवता रुद्र भी अब एक प्रमुख देवता बन गया। इनके अतिरिक्त नाग, गंधर्व, यज्ञ
और अर्ध देवों की भी पूजा इस काल में की जाने लगी। ब्राह्मणों के प्रभुत्व एवं आर्यों के कर्मकांड पर प्रथम प्रतिक्रिया उपनिषदों में व्यक्त हुई है। उपनिषदों में यज्ञ के बदले आत्मा से संबंधित विचारों पर अधिक प्रकाश डाला गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत और उसी के आधार पर कर्म के सिद्धांत पर बल दिया गया है। आत्मा और ब्रह्म की एकता पर विशेष जोर दिया गया है। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, माया प्रतिपादन भी इसी काल में हुआ है। दर्शन के क्षेत्र में हिंदू शन दर्शन का विकास भी इसी काल में हुआ है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता आर्यों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक प्रगति का प्रमाण थी। वैदिक संस्कृति। अब वैदिक कल्चर पढ़ लेते हैं। पहले है भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। धर्म, अर्थ एवं समाज के योग से संस्कृति का स्वरूप निर्मित होता है और सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज, संस्कार, शिक्षा, साहित्य, संगीत, आमोद प्रमोद के साधन तथा अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। वैदिक कालीन संस्कृति एक ग्राम्य संस्कृति थी। वैदिक कालीन संस्कृति तथा समाज का आधार परिवार थे। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। शुनहशेप तथा ऋजास्व के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि परिवार में पिता के अधिकार असीमित होते थे, यानी पिता जो चाहें वो कर सकते हैं। असीमित मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं होती थी। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित थे, मतलब एक ही पत्नी होनी चाहिए। हालांकि कुलीन वर्ग के कुछ लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे। कुलीन मतलब उच्च वर्ग के लोग या ये व्यापार वर्ग के लोग। बाल विवाह तथा विधवा विवाह नहीं होते थे। अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे। नियोग की प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सामान्यतः समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। दूध, घी, दही, शाक, फल, जौ आदि आर्यों के मुख्य भोजन थे। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। प्राय भेड़, बकरी आदि पशुओं का मांस खाया जाता था। गाय के लिए अघन्या यानी कि ना मारने योग्य शब्द मिलता है। धार्मिक भोजों तथा विशिष्ट अतिथि के आगमन आदि अवसरों पर ही गाय का वध होता था। मधु और सोम तथा सुरा आर्यों के मुख्य पेय थे। मधु एक प्रकार के शहद से बनी मदिरा थी। सोमपान यज्ञों के अवसर पर किया जाता था। सुरा पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थी, परंतु स्पष्टतः अधिक पौष्टिक मानी जाती थी। आर्य साधारण वस्त्र पहनते थे जो सूत, ऊन तथा मृग चर्म से बनाए जाते थे। प्राय ऊन के वस्त्रों का प्रयोग अधिक होता था। नीवी नामक वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता था और वासस कमर के ऊपर धारण किया जाता था, जबकि अधिवासस ऊपर से पहना जाने वाला वस्त्र यानी कि ओढ़नी होता था। आर्यों में आभूषणों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता था। कर्णमूल, निष्क, कड़े, मड़ियों के हार इत्यादि प्रमुख आभूषण थे। केश सज्जा का ज्ञान भी आर्यों को था। स्त्रियां केशों का जूड़ा बनाती थीं तथा पुरुष दाढ़ी एवं जटा रखते थे। आर्यों के जीवन में मनोरंजन का प्रमुख स्थान था। संगीत, नृत्य, रथ दौड़, घुड़दौड़, धूत क्रीड़ा आदि आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ढोल, मंजीरे, दुंदुम्भी, बांसुरी, बीन आदि वाद्य यंत्रों का आर्यों को ज्ञान था। आर्य सप्त स्वरों के आरोह अवरोह से परिचित थे, मतलब सारे गामा ये जानते थे और सारे गामा पादा नी सा और नीदा पामा गारे सा भी जानते थे। यह आरोह अवरोह दोनों हैं। धूत क्रीड़ा आर्यों का एक प्रमुख मनोरंजन था, जिसका वर्णन ऋग्वेद में ज्वारी का विलाप नामक कविता में भी प्राप्त होता है। आर्यों का आर्थिक जीवन कृषि एवं पशुपालन पर आधारित था। पशुपालन का अत्यधिक महत्व था। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में गाय ही विनिमय का माध्यम थी। आर्यों की संस्कृति में गाय का अत्यधिक महत्व था। बैल, घोड़ा, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता आदि अन्य प्रमुख पालतू पशु थे। घोड़ों का महत्व सैनिक दृष्टिकोण से अधिक था। भेड़ तथा बकरी से आर्यों को वस्त्र सामग्री प्राप्त होती थी। आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। वैदिक साहित्य। अब पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर। पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी में हमें एकमात्र साहित्यिक स्रोत यानी कि ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं एवं विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित कुल 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की कई ऋचाओं की रचना विश्वावारा, घोषा, लोपामुद्रा और अपाला आदि विदुषी नारियों ने भी की थी। ऋग्वेद से हमें ऋग्वेद कालीन समाज एवं संस्कृति की
सांगोपांग जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक कालीन यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इनके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक एवं उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य के तहत माना जाता है। इनकी विस्तृत विवेचना हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के तहत कर चुके हैं। वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा वेदों का अर्थ ठीक से समझने के लिए वैदिक काल के अंत में वेदांगों की रचना हुई, जिनकी संख्या 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष है। सभा, समिति, विदथ एवं गण। सभा, समिति, विदथ एंड गण। सभा, समिति, विदथ एवं गण प्रमुख वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं थीं। इन चारों का नाम अच्छे से याद रखना। पूर्व वैदिककालीन ग्रंथ ऋग्वेद एवं उत्तर वैदिककालीन ग्रंथ अथर्ववेद में इन संस्थाओं का उल्लेख कितनी बार हुआ है, यह अग्रतालिका में दिया गया है। काल और संस्था। अब काल है ऋग्वेद और संस्था सभा का यूज हुआ है 8 बार, समिति का 9 बार, विदथ का 122 बार और गण का 46 बार। अथर्ववेद में संस्था सभा का हुआ है 17 बार, समिति का हुआ है 13 बार, विदथ का हुआ है 22 बार और गण का हुआ है 9 बार। इस तालिका से स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में विदथ एवं गण नामक संस्थाओं का महत्व अधिक था, जबकि उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व अत्यधिक कम हो गया था एवं सभा व समिति का महत्व बढ़ गया था। देखो, पहले सभा का 17 बार था, पहले ऋग्वेद में सभा का 8 बार है, लेकिन अथर्ववेद में 17 बार यानी कि बढ़ गया है। और समिति का 9 बार है ऋग्वेद में, लेकिन अथर्ववेद में 13 बार है। और इसका विदथ में घट गया है, विदथ में 122 का 22 रह गया है और 46 का 9 रह गया है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। इन संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है। अब इनका थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। बेसिकली सभा, ऋग्वेद एवं अथर्ववेद दोनों में ही सभा का उल्लेख समिति के पहले मिलता है। इससे पता चलता है कि सभा समिति से पुरानी संस्था थी। सभा का शाब्दिक अर्थ है चमकना। इससे अर्थ लगाया जाता है कि इसके सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। संभवतः यह वृद्ध लोगों की परिषद थी। सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थीं। उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसमें स्त्रियों का प्रवेश निषेध हो गया था। सभा समिति की अपेक्षा छोटी संस्था थी। इसे सामाजिक संगठन का केंद्र माना जाता है। सार्वजनिक विषयों का फैसला सभा में ही होता था। सभा में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का भी संपादन होता था। राजा सभा में उपस्थित रहता था। राजा सभा के परामर्श को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझता था। उत्तर वैदिक काल में सभा का महत्व और अधिक बढ़ गया था। इसका स्वरूप अभिजातीय हुआ और कालांतर में यह राज दरबार बन गई। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। समिति, अब समिति के बारे में पढ़ते हैं। लुडविग महोदय के अनुसार समिति अधिक व्यापक सभा थी, जिसमें न केवल जन सामान्य अपितु ब्राह्मण व धनी मानी लोग भी शामिल रहते थे। राजा का चुनाव समिति के द्वारा ही किया जाता था। राजनीतिक विषयों के अलावा अन्य सामूहिक एवं दार्शनिक विषयों पर भी समिति में विचार विमर्श किया जाता था। लुडविग के अनुसार सभा उच्चतर जीवन थी एवं समिति निम्नतर भवन थी। सभा एवं समिति दोनों ही संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण थीं कि राजा को इनका समर्थन आवश्यक था। समिति का जन रूप उत्तर वैदिक काल में भी कायम रहा। समिति के अध्यक्ष को ईशान भी कहा जाता था। अब है विदथ। विदथ को सभा एवं समिति से भी प्राचीन संस्था माना गया है। विदथ को सभा एवं समिति की जन संस्था भी माना गया है। अधिकांश विद्वानों ने विदथ को जन सभा कहा है। विदथ में स्त्रियां भी ऋग्वैदिक काल में भाग लेती थीं। रॉय महोदय के अनुसार विदथ धार्मिक, धर्मेतर व सैनिक तीनों तरह के प्रयोजन सिद्ध करने वाली संस्था थी। संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम सामूहिक संस्था थी। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में खेती, आखेट, पशुपालन एवं लड़ाई की लूट में लोग जो भी कुछ प्राप्त करते थे उसे विदथ को सौंप दिया जाता था। विदथ इसका सभी सदस्यों के बीच वितरण करती थी। इस दृष्टि से विदथ सभा एवं समिति से भिन्न थी, क्योंकि इनमें वितरण का कार्य नहीं किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में विदथ का महत्व अत्यधिक कम हो गया था। यह एक सोची समझी रणनीति रही होगी, क्योंकि इससे राजा की निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त हुआ एवं स्त्रियों के महत्व को कम कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं विदथ से स्त्रियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया था।
ऋग्वैदिक काल में जहाँ विदत का उल्लेख सर्वाधिक 122 बार मिलता है, वहीं अथर्ववेद में यह उल्लेख मात्र 22 बार मिलता है। यह विदत के घटते महत्व का प्रमाण है। अब है गण। गण का उल्लेख ऋग्वेद में 46 बार, अथर्ववेद में 9 बार एवं ब्राह्मण ग्रंथों में अनेकानेक बार हुआ है, यानी कई बार हुआ है। संभवतः यह भारतीय आर्यों का एक प्रकार का जातीय संगठन रहा होगा। फ्लीट महोदय ने गण का अनुवाद जनजाति के रूप में किया। केपी जायसवाल महोदय ने इसका अनुवाद सभा द्वारा शासन के रूप में किया। और ऋग्वेद में एक स्थान पर गणनेता को राजन की उपाधि भी दी गई है। सभा समिति, विदत एवं गण जैसी जनसभाओं में प्रत्येक सदस्य शस्त्र ग्रहण कर सकता था। अथर्ववेद से पता चलता है कि गणपति यानी कि गण का नेता लूट के माल को उनके बीच बराबर बांटता था। यह एक तरह की आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी। संभवतः गण में स्त्रियां भी रहती थीं। गण से ही बाद में गणतंत्र का विकास हुआ। बुद्ध काल में कई गणतंत्र कबीले अस्तित्व में आए। गण अथवा कबीलों के गणतंत्र ब्राह्मण क्षेत्रों में पनपते रहे। वैदिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वैदिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वैदिक परंपरा में शिल्प को विज्ञान कहा गया है। शिल्प की वैदिक अवधारणा यज्ञ से जुड़ी हुई है। यजुर्वेद में यज्ञ विधान मिलता है। यज्ञ की वेदी में कितनी ईंटें लगेंगी इसका विवरण शुल्ब सूत्र में दिया गया है। गणित। ऋग्वेद में 10 यानी कि 10, शत यानी कि आई थिंक 100 और सहस्त्र यानी कि 1000 तथा अयुत यानी कि 10,000 तक की 10 गुणन संख्या मिलती है, यानी 10,000 मल्टीप्लाई 10,000। यजुर्वेद में पराध्र का मतलब होता है 10 खरब, हाँ 10 खरब तक की संख्या मिलती है। वेदांग में कल्प सूत्र आता है। कल्प सूत्र में श्रोत सूत्र है जिनमें यज्ञ वेदी के निर्माण की तकनीकी दी गई है। इन्हें शुल्ब सूत्र कहा गया है। शुल्ब का अर्थ होता है रस्सी से मापना। यूनान के यूक्लिड 300 ईसा पूर्व यानी 300 ईसा पूर्व की ज्यामिति में पाइथागोरस जो कि 600 ईसा पूर्व का प्रमेय दिया गया है। यह पाइथागोरस वाला प्रमेय शुल्ब सूत्र में भी मिलता है। इसके अनुसार h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि भारत में उस समय कोई गणितज्ञ होता तो आज यह प्रमेय उसी के नाम से जाना जाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीयों को वैदिक काल में रेखा गणित की जानकारी थी। ज्योतिष। लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिषी की रचना की थी। संभवतः काल गणना के उद्देश्य से वेदांग ज्योतिषी की रचना की गई थी। 100 वर्ष में 366 यानी कि 366 दिन माने गए थे। इसमें 27 नक्षत्रों के नाम मिलते हैं। चिकित्सा। ऋग्वेद में भेषज शब्द मिलता है। अश्विनी कुमारों को वैद्य कहा गया था। वेदों में लिखा है कि अश्विनी कुमारों ने दधीच ऋषि के सिर को हटाकर वहां घोड़े का सिर जोड़ दिया था। बाद में पहला सिर पूर्ववत जोड़ दिया गया। विश्वला की कटी टांग के स्थान पर धातु का पैर जोड़ा गया। बूढ़े च्यवन ऋषि को जवान बना दिया गया। इन चमत्कारों का उल्लेख उनके चिकित्सा ज्ञान का द्योतक है। अथर्ववेद में औषधियों एवं झाड़ फूक का उल्लेख मिलता है। कुछ समय पश्चात अथर्ववेद का विकास हुआ। बाद में चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता अस्तित्व में आई। ये शुद्ध चिकित्सा ग्रंथ थे। धातु कर्म। यजुर्वेद में एक मंत्र में अयस्तांप यानी लोहे को तपाकर पिघलाने वाला यंत्र का उल्लेख है। और एक अथर्ववेद में कुछ है 5:28:1 में लोहे के साथ सोने व चांदी को पिघलाने का वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार वैदिक काल में लोह युग का आरंभ हो गया था। वे घोड़े से जुतने वाले रथ का उपयोग भी करने लगे थे। विभिन्न विज्ञान। छंदोग्य उपनिषद में गुरुकुल आश्रम में पढ़ाई जाने वाली विधाओं 4 वेद, इतिहास, पुराण, वेदांग, गणित, वर्षा विज्ञान, खनिज धातु विद्या यानी कि मिनरलॉजी, जंतुशास्त्र, नक्षत्र विद्या एवं सर्व विद्या, टॉक्सिकोलॉजी आदि का उल्लेख उस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का परिचायक है। स्मरणीय तथ्य। ऋग्वेद में कुछ प्रमुख शब्दों के उल्लेख की आवृत्ति ये मैं आपको लिखा हुआ प्रोवाइड करवा दूंगी तो आप इसको पढ़ लेना। ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया है और चैप्टर 8 से तक मैंने सारे चैप्टर करवा दिए हैं। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का
सिलेबस है, बाकी के आगे करवा दूंगी मैं। और बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को विजिट करें, और उसकी प्लेलिस्ट है इतिहास करके, और उसका नाम है प्राचीन एवं आरंभिक मध्यकालीन भारत, और उस पर लिखा मिल जाएगा हिस्ट्री। तो आप बाकी के सारे चेक कर लेना। और बस आज के लिए बस इतना ही।